Okay, so the paper that we're starting off with today is from October-November 2020. It's for 45 minutes. There are 40 questions. You have to answer all of them. Ye P2 hai, which is the MCQs, and its variant 21. Okay, question 1. For which one of the following measurements would a micrometer screw gauge be most suitable? अब आपने प्रैक्टिकल्स ऑब्वियसली ओ लेवल्स में करते नहीं हैं, लेकिन जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ना, आप उसको ए लेवल्स में यूज़ करेंगे. इट्स लाइक बेसिकली एक क्लॉ की तरह होता है. एंड समझो ये हमारे पास वायर है या कुछ भी है, ठीक है, हमारे पास वायर है एंड उसके अराउंड इसने आकर इसके यूँ इट हैज़ दीज टू बेसिकली हैंड्स एंड इट मेजर्स द डायामीटर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. अब डायामीटर से हम 2 से डिवाइड करके हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं चीज़ों का, ठीक है. तो इसका पर्पस ये होता है. अब लेंथ नहीं निकालता माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, लेंथ नहीं. इट्स अ डायामीटर ऑफ एन एटम ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ वायर. ऑब्वियसली अ वायर यू कांट सी एन एटम, आप उसका डायामीटर नहीं निकाल सकते. सो इट्स डेफिनेटली गोना बी द डायामीटर ऑफ अ वायर. सो द आंसर फॉर नंबर 1 विल बी सी. नेक्स्ट, द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ जर्नी. अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे हर वीडियो में आपको मैं ये बात बताती हूँ कि जब हमारे पास एक ग्राफ हो, ठीक है, उसका ग्रेडियंट या उसका स्लोप जो ये है ग्रेडियंट स्लोप, ठीक है, ये होता है एक्सेस y अपॉन एक्सेस x. जो यहाँ पर हमारे पास है स्पीड अपॉन टाइम, तो हमारे पास हुआ यहाँ पर क्या, एक्सेलरेशन. तो हमारा ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन. एंड देन वी हैव एरिया अंडर द ग्राफ. ये होता है y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस. तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस. तो एरिया अंडर द ग्राफ विल बी डिस्टेंस एंड द ग्रेडियंट विल बी एक्सेलरेशन. हाउ डज द ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस की बात आ रही है, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ की बात आ रही है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेक्शन x ऑफ द जर्नी, ये सेक्शन x है, इसकी डिस्टेंस इसके एरिया में is greater than the distance traveled in section y. अब हमें नज़र आ रहा है कि x की डिस्टेंस y की डिस्टेंस से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है. एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को. now the options देखते हैं. the area below section x of the graph is greater than the area below section y, which is correct. so the answer for number 2 is A. Number 3. A car traveling at a velocity of 2 meters per second. It accelerates at a constant of 0.2 meters per second squared for 2.5 minutes. What is the final velocity? अब इसमें आपको बस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए. एक्सेलरेशन का फार्मूला है A is equals to V minus U upon T. V हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, U होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. तो हमारे पास एक्सेलरेशन है 0.2 और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है नहीं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ. टाइम है हमारे पास 2.5 मिनट्स. अब टाइम हमें हमेशा सेकंड में लेना होता है, इसका ऐसा यूनिट सेकंड है. तो 2.5 मिनट्स में हमारे पास कितने सेकंड्स होंगे, 60 + 60 + 30, हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 150 सेकंड्स. तो 150, तो हम 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30. देन 30 इज इक्वल्स टू V minus 2. तो हम यहाँ पर 2 को यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो 2 को यहाँ प्लस कर देंगे. तो V का आंसर होगा 32 meters per second. So answer for number 3 will be D. Number 4. Which quantity is weight an example of? Weight हमें पता है कि ये होता है अर्थ का पुल होता है. पुल बेसिकली हमें पता है कि एक फोर्स होती है. ये तो सबको पता होना चाहिए कि weight is actually a force. Number 5. A sphere P made of steel has a weight of 10 newtons on Earth. Another sphere Q also made of steel has a weight of 10 newtons on Mars. अब हमें बता दिया कि दोनों स्टील के बने, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम होगी. सिर्फ मास चेंज होने की वजह से इनका वेट चेंज होगा, ठीक है. The gravitational field on strength on Earth is greater than the gravitational field strength on Mars. अब इसका क्या मतलब, देखिए हमारा जो वेट होता है, ठीक है, हमारा वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू जी. जी इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. अब हमारा मास जो है वो जी से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उतना ही ज़्यादा हमारा जी होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा जी होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा वेट बनेगा. अगर 2 जगह हैं, अर्थ है और मार्स है,
ठीक है, समझे, अर्थ पे जी ज़्यादा है, अर्थ पे जी ज़्यादा है तो क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पी है इसका वेट अर्थ पे है 10 न्यूटन्स, तो मार्स पे क्या होगा, ऑब्वियसली मार्स पे होगा लेस देन, मैं लेस देन लिख देती हूँ, मार्स पे होगा हमारे पास लेस देन 10 न्यूटन्स। ठीक है, और ये जो क्यू है इसका मार्स पे 10 न्यूटन्स है, तो अर्थ पे क्या होगा, अर्थ पे होगा मोर देन 10 न्यूटन्स। ठीक है, तो अब दोनों का वेट हम अर्थ पे कंपेयर करते हैं। अर्थ पे पी का वेट है 10 न्यूटन्स और क्यू का वेट है मोर देन 10 न्यूटन्स अर्थ पे, तो मतलब कि क्यू का मास ज़्यादा हुआ। समझ आ रही है, मास ऑफ क्यू इज़ मोर देन मास ऑफ पी। अगर किसी को समझ नहीं आया आप रिवाइंड कर एक दफ़ा से वापस से मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, एंड होपफुली इज़ गोना हेल्प यू. So the answer for number 5 will be B, because the mass of sphere phi is less than the mass of sphere Q. Next, number 6. A meter ball is attached to a cork and is lowered into a measuring cylinder, pulling the cork into the water as shown. तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक बॉल है and it's attached to a cork and it's above the water. पहले अब हम बॉल को submerge करते हैं, उससे हमारी वॉल्यूम obviously increase होगी because the volume of the ball is going to replace the volume of the water. फिर उसके बाद हम कॉर्क को भी इमर्ज करेंगे और हमारी वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें कॉर्क की डेंसिटी निकालनी है। कॉर्क का हमें मास मिला हुआ है, अब हमें कॉर्क की वॉल्यूम निकालनी है बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम कॉर्क की, हमें यहाँ पर बॉल की वॉल्यूम हमने देखा है कि पहले 48 सेंटीमीटर क्यूब थी, फिर बॉल की वजह से 63 सेंटीमीटर क्यूब बन गई, फिर जब कॉर्क ऐड हुआ ना तो 63 से वो 80 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कॉर्क का वॉल्यूम होगा हमारे पास 80 माइनस 56, 80 माइनस 56, तो उसकी वॉल्यूम है 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे क्या निकालना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास 24 है और मास है 4.8, तो हम करेंगे 4.8 अपॉन 24 विच गिव्स अस 0.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर होगा हमारा नंबर 6 का बी। नंबर 7, ये हमें प्लैंक नज़र आ गया, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये मोमेंट का सवाल है। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लैंक रेस्ट्स ऑन अ पिवट एट इट्स सेंटर, 2 children P and Q sit on the plank in the positions shown. The mass of child P is 25 kgs. अब हमें पता है कि ये मोमेंट का सवाल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मास भी दिया हुआ है जिसकी वजह से मास की वजह से बेसिकली हम फोर्स निकालेंगे जो हमारा वेट होगा, और हमें डिस्टेंस भी दी हुई है। तो चाइल्ड पी का मास है 25 kgs, 25 kgs अगर इसका मास है तो इसका वेट होगा 250 न्यूटन्स, और हमें आई गेस इसका वेट निकालना होगा x न्यूटन्स। ठीक है, और हमें डिस्टेंसेस दी हुई हैं। द प्लैंक इज बैलेंस, व्हाट इज द मास ऑफ चाइल्ड क्यू। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट को इक्वलाइज करेंगे, तो हम करेंगे 250 इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू एक्स, जो हमारे एक्स न्यूटन है वो इस बच्ची का वेट है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आंसर एक्स का आ रहा है 200 न्यूटन्स। अब हमें इसका वेट नहीं निकालना, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका मास निकालना है, मास ऑफ चाइल्ड क्यूब। तो उसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे जो हमारा जी है, तो आंसर हमें मिल जाएगा 20 kgs. So the answer for number 7 will be A. Okay. Next, the diagram shows 3 forces acting on an object. What is the value of the resultant force acting on the object? अब resultant force हमें पता है कि देखें बहुत सारी directions जा रही हैं force की, अब हमें cancel out करना होगा ताकि हमें एक direction मिले जिसमें सारी resultant force जा रही है। अब पहले हम इन दोनों को compare करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ हमारा 1 न्यूटन जा रहा है, राइट की तरफ हमारा 9 न्यूटन जा रहा है। ऑब्वियसली 9 न्यूटन 1 न्यूटन से ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ 1 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 न्यूटन कैंसिल होके इस तरफ हमारा बन जाएगा 8 न्यूटन्स। समझ आ रही है, दोनों साइड पर 1 न्यूटन कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमारा 8 न्यूटन्स है और यहाँ हमारा 6 न्यूटन है, तो बेसिकली हमारी रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में निकलेगी। अब ये किस तरीके से निकालेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि लेट्स जस्ट इमेजिन ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, और ये हमारा 8 न्यूटन है और ये हमारा 6 न्यूटन है, तो हमें यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। अब ये किस तरीके से करेंगे, हमें करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर गिव्स अस, इसको समझो हमने बोल देते हैं x,
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है 100, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे इसका, और यहाँ पर 100 को भी हम क्यूब कर देंगे। तो x का आंसर निकलेगा 10। तो आंसर बनेगी रिजल्ट फर्स्ट की 10 न्यूटन। So answer for number 8 is B. Number 9. An object with a mass of 0.2 kgs moves at 0.2 meters per second. ठीक है. Which other object has a momentum which is identical to the momentum of this object? Momentum का formula क्या होता है? Momentum is mass into velocity. अब वेलोसिटी का आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत मसला आता है, क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले हम इसका मोमेंटम निकाल लेंगे। मोमेंटम इसका होगा, मास है इसका 0.2 एंड इसकी वेलोसिटी है 0.2 अगेन। सो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 गिव्स अस 0.04। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.04। ठीक है, इसका मोमेंटम है। अब नेक्स्ट दूसरों के मोमेंटम निकालते हैं। ये तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, नज़र आ रहा है आपको। तो उसके जैसे मोमेंटम कैसे हो सकता है? अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन वही है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 गिव्स अस 0.04। तो इसका मोमेंटम और ऊपर वाले मोमेंटम दोनों का एग्जैक्ट सेम है। तो आंसर होगा नंबर 9 का सी। ठीक है, नंबर 10। A stone is dropped from rest at a height of 2 meters above the surface of a planet. ठीक है, the planet has no atmosphere. The speed of the stone just before reaching the surface is 3 meters per second. What is the acceleration of free fall? अब हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, मैं लिख देती हूँ, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक होता है v इज इक्वल्स टू जी टी। एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अभी ऊपर वाले फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, हमें हाइट दी हुई है, हमें क्या निकालना है, g, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो हम यही करेंगे, हम करेंगे 3.8 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। पहले हम यहाँ पर हमारे पास जी एच आ रहा है, फिर इसको भी हम वापस से, क्योंकि हमारी हाइट 2 है तो वापस से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर जी का आएगा यहाँ पर 3.6 समथिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 10 का आंसर होगा सी, 3.6। Now if anybody wants to take a break, pause, take a break, and then you can join us again. Okay, question 11. An electric motor uses 1000 joules of electrical energy. It provides 450 joules of useful output energy. What is the efficiency? अब efficiency का formula क्या होता है? अगर हम percentage निकाल रहे हैं तो हम कहते हैं output upon input, ठीक है, output energy upon input energy into 100 gives us a percentage of efficiency. तो आउटपुट पे हमें मिला है 450 जूल्स और इनपुट हमारा है 1000 जूल्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 0 गया, बेसिकली 100 से कैंसिल, तो आंसर 45 ही है। सो आंसर भी 45 डिग्रीज। क्या कहिए, द पावर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। अब पावर ऑफ फोर्स का तो ऐसा फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी होती है एक तो, ठीक है, पावर और वेलोसिटी का, पावर फोर्स और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। और फिर हमारे पास एक और होता है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो बेसिकली एक ही चीज़ हो गया, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्योंकि समझे हम यहाँ पर दोनों ई को रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो एक फार्मूला में हमारे पास पावर में फोर्स के साथ आ रहा है वेलोसिटी और एक में आ रहा है डिस्टेंस एंड टाइम, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर पूछा हुआ व्हाट एल्स इज नीड्स टू बी नोन टू कैलकुलेट द पावर, डिस्टेंस, टाइम, दोनों की ज़रूरत है, डिस्टेंस की भी टाइम की भी ज़रूरत है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं ली गई। तो आंसर होगा नंबर 12 का ए। ठीक है, ओके।
A barometer reads 780 millimeters Ag. Mercury has a density, ये हमें डेंसिटी दी हुई है मर्क्यूरी की, ये हमें इसकी हाइट दी हुई है. एंड व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर. अभी हमें फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी GH. ठीक है, डेंसिटी हमें दी हुई है 1.36 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि हम G10 के तौर पे लेंगे. एंड हाइट हमारे पास 780 मिलीमीटर्स, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.78. तो हमारा आंसर यहाँ आ रहा है नंबर 13 का B. ठीक है. नेक्स्ट, द डायग्राम शोज अ मर्क्यूरी बैरोमीटर व्हिच हाइट इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, पहले हमारे पास मर्क्यूरी किस लेवल पे था, पहले हमारे पास मर्क्यूरी इस लेवल पे था, ये बोल वाले लेवल पे, ये समझो टोटल पूरा इधर था. फिर यहाँ से इसने यहाँ तक ट्रैवल किया प्रेशर की वजह से. ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ डोनेट कर रही है इसको, C. ठीक है, आंसर होगा नंबर 14 का C. Number 15. A student splashes water on her face. There are 3 statements about the effects. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा statement correct है. The water uses energy to evaporate. That's true. पानी energy use करेगा from the girl or from the extra energy it has in order to evaporate. That will cause a cooling sensation because overall energy reduce हो रही है. The water gains energy from the students. That's correct. तो ये तीनों के actually correct है, तो आंसर नंबर 15 का होगा D. या आपको पता है कि पानी किस तरीके से एवेपोरेट करता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करता है, इसमें से स्टूडेंट्स एनर्जी लिए और उसके थ्रू एनर्जी के थ्रू वो पानी के अट्रैक्टिव फोर्सेस, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस को बीट करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसका रिजल्ट होता है टोटल एवरेज एनर्जी जो रिज्यूम होती है ना वो कम हो जाती है, उसकी वजह से कूलनेस प्रोवाइड होती है. द सेम थिंग हैपन जब आपका स्वेट एवेपोरेट करता है आपके बॉडी से, आपको ठंडा फील होता है. When a bridge is built, a gap is left between each concrete slab. Why are the gaps left? तो आखिरी के दो देखें, gap expands, gap contracts. Gap is basically air. ठीक है, gap अगर contract expand हो भी ना, उससे concrete नहीं हिलेंगे, क्योंकि gap expand हो ही नहीं सकता. gap के बीच में air है, वो बार बार move करती रहती है, उसका point ही नहीं है. Concrete, warm days पे क्या होगा, concrete expand होगा, because heat की वजह से expansion होती है and cold की वजह से contraction होती है. Number 17. The specific heat capacity of solid P is greater than that of solid Q. Specific heat capacity क्या होती है? The energy needed for 1 unit mass to raise its temperature or decrease its temperature by 1 degree Celsius. तो अगर P की specific heat capacity Q की specific heat capacity से ज़्यादा है, तो मतलब 1 degree raise करने के लिए P को more energy की ज़रूरत पड़ेगी than Q. Because it has a high specific heat capacity. So what does this statement mean? Less energy is needed to raise the temperature of 1 degree Celsius of unit mass of P than unit mass of Q. That is incorrect. क्योंकि ज़्यादा energy चाहिए होगी. Less energy is needed to melt unit. Again incorrect. P ज़्यादा energy लेगा क्योंकि उसकी specific heat energy ज़्यादा है. More energy is needed to raise the temperature by 1 degree of unit mass of solid P than unit mass of solid Q. That is correct. The answer for number 17 is C. A student placed a number of ice cubes in a container with a hole in the base. He left them to melt so that the water dripped into a beaker placed on a balance. The student recorded the initial mass of the beaker and the final mass of the beaker and the water after 5 minutes. तो 5 मिनट के टाइम पीरियड में ये आइस मेल्ट होके बीकर में चले गई. ठीक है, ये बीकर का इनिशियल मास है और ये आगे का मास है. अब हम देख रहे हैं कि बीकर, सिर्फ बीकर बगैर किसी पानी के इसका मास है 0.05 kg एंड पानी के साथ है इसका मास 0.16. तो अगर हम 0.16 से 0.05 निकालें तो आंसर आएगा 0.11 kg. दैट्स द मास ऑफ वाटर अलोन. ठीक है, ये सिर्फ पानी का मास है. The specific latent heat of fusion for water is 334 joules per gram. How much energy was absorbed from the surroundings in order to melt this? अब हमें पूछा हुआ है एनर्जी का और हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या फॉर्मूला होता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ आएगा इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन मास. यहाँ पर हमें ग्राम्स दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ग्राम्स दिया हुआ है. आप यूनिट से ही देख लेना, यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है. अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि एनर्जी अपॉन मास होगा, यहाँ में जूल्स दिया हुआ है या ग्राम्स दिया हुआ है, आप इसी को यूज़ करके कर सकते हैं.
तो एनर्जी तो हमें पता नहीं है क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट की है 334, एनर्जी है x, और हमारे पास ग्राम्स कितने हैं, ग्राम्स है हमारे पास 110। क्यों, ये हमारे पास केजी में, जो हमने मास निकाला है पानी का केजी में, हमें इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। केजी से ग्राम होता है किस तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम करेंगे 334 मल्टीप्लाइड बाय 110, इसको यहाँ ले गए मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एंड हमारा आंसर आ रहा है 36,000 समथिंग समथिंग, तो आंसर बन जाएगा 37,000। आंसर होगा सी। नंबर 19, द डायग्राम शोज 4 rods, ईच रॉड इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मेटल। ठीक है, हमारे पास 4 रॉड्स हैं, सब अलग अलग मेटल के हैं, ब्रास, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन। Wax is used to attach small metal balls at the end of rods P, Q, R and S। तो wax यूज़ करके यहाँ हमने metal balls attach कर दिए, ठीक है। Each rod is the same size. They are heated uniformly by a Bunsen burner at point X. Point X पे इनको heat मिल रही है, तो heat क्या करेगी, heat यहाँ पर travel करेगी और यहाँ पर आकर क्या होगा, wax melt होगा और बॉल ड्रॉप होगा। तो अब हमें देखना है क्या पूछ रहा है हमें, एज द रॉड वार्म्स अप द वैक्स मेल्ट्स ऑफ एंड द बॉल्स फॉल ऑफ, व्हाई डज द बॉल ऑन द सिल्वर रॉड मेल्ट ऑफ फर्स्ट, फॉल ऑफ फर्स्ट। अगर सिल्वर पे बॉल सबसे पहले गिर रहा है, इसका मतलब है सिल्वर का वैक्स सबसे पहले मेल्ट हो रहा है, मतलब सिल्वर ने सबसे पहले हीट अपनी वैक्स पे रीच करवाई है। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर सबसे बेहतरीन तरीके से हीट को कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टर मतलब वो ट्रैवल करवा रहा है हीट को। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा नंबर 7, इसका 19 का ए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नंबर 20, 4 cups A, B, C and D contain hot coffee. Which cup keeps the coffee warm the longest? अब पहले तो हम कप टॉप देख लेते हैं, द टॉप ऑफ द कप। सबको पता है कि लिड से हीट लॉस कम होगा, तो हम covered with the heat बेस्ट समझते हैं। द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द कप, अगर आउटसाइड सर्फेस ऑफ द कप ब्लैक होगा तो हीट आराम से कप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बट अगर वाइट होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, हीट को अंदर ही रहने देगा। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर वाइट एंड कवर्ड लिड, सो आंसर होगा हमारा 20 का सी। Okay, question number 21. Which row correctly describes light waves? अब light waves हमें पता है कि क्या होती हैं, light waves होती हैं ट्रांसफर वेव। आपको ये बात तो पता है कि साउंड जो ना वो हमें फेमसली हमें पता है कि वो लॉन्गिट्यूशनल वेव है, लाइट इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव होती किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये एक वेव जा रही इस तरीके से, ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, एंड ये वेव है, हमारा वेव पैटर्न है। तो इसमें जो हमारे वेव के पार्टिकल्स हैं ना, वो ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं या नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, इन दोनों में से एक वाइब्रेशन हो रही है इनकी। ठीक है, नाउ दिस जो इनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल वेव। ये वेव की डायरेक्शन है, इससे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या हम बोलेंगे कि perpendicular to the direction of the wave travel। तो आंसर है D। Okay, next question number 22. The diagram shows a part of a diffracted wave pattern। diffracted मतलब डायफ्रैक्ट हो रहा है, नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक होल है, उसके थ्रू ये एक तरीके से सेमी सर्कुलर टाइप का एक स्प्रेड हो रहा है, बेसिकली स्प्रेड हो रहा है। जैसे आप कभी पानी हो उसमें आप एक स्टोन फेंकेंगे तो जैसे वेव स्प्रेड होंगी, डायफ्रैक्ट होंगी। ठीक है, वैसे दैट्स नॉट एक्चुअली करेक्ट, दैट्स वेव फॉर्मिंग। जब होल होता है ना तब उसको हम बोलते हैं, होल के थ्रू जा रही होती हैं, उसको डायफ्रैक्शन बेसिकली बोला जाता है। चेंजेस आर मेड टू द वेव लेंथ एंड टू द गैप साइज टू प्रोड्यूस अ सेमी सर्कल डायफ्रैक्शन। मतलब कि अभी जो डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है दैट्स नॉट रियली अ सेमी सर्कल, इस तरीके का। अब अगर हमें सेमी सर्कल डायफ्रैक्शन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजुअली हम क्या करते हैं, होल को स्मॉलर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो ना गैप जो बैरियर है वो हमें दिया नहीं है स्मॉलर करने का, तो हम बोलेंगे सेम ही रहे। लार्जर में सेमी सर्कल नहीं होगा तो हम बोलेंगे सेम। ठीक है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन सही हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट वेव लेंथ। वेव लेंथ छोटी करेंगे या बड़ी करेंगे, उससे हमारे पास ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
तो आंसर होगा हमारा सी. दैट्स लाइक अ नोन फैक्ट. ये चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं, ये आपको जाननी होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट 23. वो स्टेटमेंट अबाउट अ देन कन्वर्जिंग लेंस इज करेक्ट. कन्वर्जिंग लेंस में पता है कि कन्वर्ज करती हैं आकर फोकल पॉइंट पे. ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पे, चाहे वो लेंस के आगे वाला हो या पीछे वाला हो, वहाँ पर आकर लेंस जो रेज हैं वो आकर उस पर कन्वर्ज करती हैं. मतलब ठीक है. अब हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहले हम देते हैं ए. All rays of light refracted by the lens pass through the principal focus. That's incorrect. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है. अब यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में आ रही है, वो थोड़ी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी. अगर वो सिर्फ पैरेलल हो लेंस से तो वो पास करेगी. बी. All rays initially parallel to the principal focus of the lens are refracted through the principal focus. That is correct. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस. अगर कोई ले पैरेलल आ रही है ना, सिर्फ वो ये जाकर उस पर टच करेगी. ठीक है. नेक्स्ट तो सॉरी ये तो हो गया 24. द डायग्राम शोज वाइट लाइट्स पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. Which description matches what happens as the light passes into the prism is correct. तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी हुई हैं लाइट के बारे में, स्पीड एंड रिफ्रैक्शन. अब जब हम नीचे जा रहे होते हैं ना, ये हमारा जो रेनबो है रॉय जी बिव, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस तरीके से रॉय जी बिव, उसमें जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना तो क्या होता है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन स्पीड. ठीक है, मतलब रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा है और वायलेट की स्पीड सबसे कम है. एंड देयर इज़ अ इंक्रीज इन रिफ्रैक्शन. मतलब रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है. अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे 24. ठीक है. द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट. दैट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज स्पीड में डिक्रीज आ रहा है, तो ए तो होगा ही नहीं. बी. द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट. दैट इज़ करेक्ट क्योंकि वायलेट की स्पीड कम होगी रेड से. एंड द रेड लाइट इज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टेड. दैट इज़ करेक्ट क्योंकि रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो रेड सबसे ऊपर निकलता है तो उसकी रिफ्रैक्शन सबसे कम होगी. तो आंसर 24 का होगा बी. ओके. विच रॉ गिव्स पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द स्पीड ऑफ साउंड. अब हमें पता है कि साउंड क्या है, साउंड वेव कौन सी है. एक होती है हमारे पास वैक्यूम वेव, मतलब कि उसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. ठीक है. अब वैक्यूम में कौन सा मीडियम होता है, कोई नहीं. बट एक होती है हमारे पास मीडियम वेव. ठीक है, जो मतलब उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. फॉर एग्जांपल गैस पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स या सॉलिड के पार्टिकल्स, उसमें ट्रैवल करती है. अब साउंड जो ना एक मीडियम वेव है, मतलब उसको पार्टिकल्स चाहिए होते हैं अपने आप को फॉरवर्ड प्रोपेल करने के लिए. अब किस में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में लिक्विड से ज़्यादा हैं और लिक्विड में गैस से ज़्यादा है. मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन मीडियम हो रहा है ना. एंड दिस इज़ अ मीडियम वेव. तो जहाँ पर ज़्यादा मीडियम मिलेगा, जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, उसकी स्पीड वहाँ पर ज़्यादा तेज़ होगी. अब सी और डी में देखें, ये कितना इरेग्युलर है. पहले हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ. सो दोनों को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सॉलिड्स गैस से लेकर सॉलिड में हमारे पास इंक्रीज़ होनी चाहिए स्पीड. बी देखें, ये इंक्रीज़ हुई फिर ये डिक्रीज़ हो गई, तो ये भी सही नहीं है. अब ए ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें इंक्रीज़ हो रहा है. नेक्स्ट 26. A police car with its siren sounding is stationary in traffic. A pedestrian notices that although the loudness of the sound produced does not change, the pitch varies. Loudness मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ. loudness मतलब किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे. एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज मतलब लाउडनेस इंक्रीज डिक्रीज. पिच वेरी करती है फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, पिच इंक्रीज होती है. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, पिच डिक्रीज करती है. तो अगर लाउडनेस चेंज नहीं हो रही, मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन पिच चेंज हो रही है, मतलब द फ्रीक्वेंसी इज वेरिंग. सो द आंसर फॉर 26 will be B. ये क्या हुआ? Okay, next 27. A piece of steel is slightly magnetized. It is hit several times with a hammer. What effect will this have on the steel? अब अगर स्टील को हमने पैरेलल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड पे और हम उसको हैमर से मारेंगे, इससे वो और मैग्नेटाइज होगी बिकॉज वो
बेसिकली अगर मैग्नेट से पैरेलल है तो वो मैग्नेट बन रही है और, ठीक है, बट अगर वो राइट एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के तो उसकी मैग्नेटिज्म कम हो गई. दिस इज अ नोन फैक्ट एंड एवरीबडी शुड जस्ट नो दिस. ठीक है, तो आंसर 27 वुड बी बी. Two soft iron pins are suspended from the south pole of a bar magnet. Which diagram shows how the pins are deflected? अब हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ. इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है? नॉर्थ टू साउथ जाती है. दिख रहा है आपको? नॉर्थ टू साउथ. अब अगर हमने यहाँ दो पिन्स रख दी तो उनकी डायरेक्शन किस तरीके से बन रही है? इस तरीके से, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेंगी. तो आंसर होगा हमारे पास सी. नंबर 29. A negative plastic rod is brought near to an uncharged metal sphere. अब प्लास्टिक रॉड नेगेटिव है, मेटल स्फीयर अनचार्ज है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक रॉड से मेटल स्फीयर पे चले जाएंगे. तो मेटल स्फीयर हमारे पास क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल स्फीयर इज अर्थ्ड? अर्थ होगा तो मतलब क्या होगा? उसको हम अर्थ से कनेक्ट करें. अर्थ है न्यूट्रल, तो क्या होगा? मेटल स्फीयर से अर्थ में क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. मेटल स्फीयर से अर्थ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो करते नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेटल स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि प्लास्टिक रॉड से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले और अर्थ हमेशा न्यूट्रल होता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द मेटल स्फीयर टू द अर्थ. सो द आंसर 29 will be A. 30th. Which statement defines the EMF of a cell? अब EMF हमें पता है कि वो बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जो हमारा सेल प्रोड्यूस करता है ताकि चार्जेस सर्किट में मूव करें, ठीक है. तो करंट को तो रिप्रेजेंट नहीं करता EMF, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव चार्जेस अराउंड द कंप्लीट सर्किट. करंट को ड्राइव नहीं किया जाता, चार्ज ड्राइव होने से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो आंसर होगा सी. Now, if anybody wants to take a break, you can pause, take a break, and then join us again. Okay. 4 wires are made of the same metal. Which wire has the greatest resistance? अब अगर metal same है तो मतलब इनकी resistivity same होगी. हमें पता है ना कि resistance का formula होता है resistivity length upon area. अब इनकी resistivity सबकी same है, तो अब resistance depend कर रही है directly length पे और indirectly cross section का area. मतलब जितनी लेंथ इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और इतना ज़्यादा एरिया कम होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी. तो हमें ढूंढना है सबसे लंबा एरिया, सबसे लंबी लेंथ और सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, सो 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में कौन सा लंबा है ज़्यादा? ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर्स. वो तो डायमीटर कम किसका है? 3 या 6 मिलीमीटर? ऑब्वियसली 3. इसमें क्या है? सबसे लोवेस्ट एरिया है और सबसे मैक्स लेंथ है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी. तो आंसर होगा हमारे पास 31 का ए. 32. इन विच सर्किट इज देयर अ सिंगल लैम्प लिट? ठीक है, अब हम सब में पाथ फॉलो करेंगे. यहाँ से करंट आ रहा है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, तो डायोड के पास थ्रू जाएगा करंट. यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर कोई डायोड नहीं है, दोनों लैम्प्स जल रही हैं, पॉइंट नहीं कोई. नेक्स्ट, यहाँ पर तो थ्रू ही नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस है डायोड, और डी पे भी थ्रू नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डायोड रिवर्स बायस. तो बचा सिर्फ सी, लेकिन हम देख लेते हैं सी क्यों है. फॉरवर्ड बायस में करंट फॉरवर्ड जा रहा है, या रिवर्स बायस है, यहाँ करंट फॉरवर्ड नहीं जाएगा, तो ये लैम्प नहीं जलेगी, लेकिन नीचे से तो करंट जाएगा, तो ये एक ही लैम्प चलेगी. तो आंसर होगा सी. नेक्स्ट, 33. A student uses 4 ammeters P, Q, R and S to measure the current in different parts of the circuit shown. Which 2 ammeters read the largest current? अब हमें पता है कि जब पैरेलल में करंट जाता है तो करंट डिवाइड हो जाता है. पैरेलल में वोल्टेज सेम है और करंट डिवाइड हो रहा है, और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है लेकिन करंट सेम है. तो जो करंट स्टार्टिंग में निकलता है ना और जो करंट एंड में आता है वो दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं, और वो दोनों पैरेलल में मैक्सिमम होते हैं. ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कहेंगे कि P and Q सबसे लार्जेस्ट करंट रीड करेंगे. So answer 33 will be A. Which combination of logic gates give this truth table shown below? Okay. अब हम देखेंगे पहले हमारे पास कौन कौन से गेट्स हैं. यहाँ हमारे पास और गेट है, यहाँ हमारे पास नॉट गेट है, यहाँ हमारे पास एंड गेट है, यहाँ हमारे पास नॉट गेट है, ये हमारे पास
एन एंड गेट है, ये हमारे पास नॉट गेट है, ये हमारे पास नॉट गेट है और ये हमारे पास नॉट गेट है। ठीक है, अब पहले हम इनपुट्स देखते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, फिर हम आउटपुट देखेंगे। इनपुट है 0 0, तो अगर हम यहाँ पर 0 0 लिखें तो और का क्या निकलेगा 0 और एंड में क्या निकलेगा 1, तो ये एक्चुअली पहले वाले से मैच कर रहा है। ए बी, या हम इसको यहाँ टिक कर देते हैं, पहले वाले से फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। बी, अगर हम यहाँ पर 0 0 लिखेंगे तो हमारा एंड गेट है तो आएगा आंसर 0 और 0 नॉट गेट की वजह से बन जाएगा 1, तो इसका भी आंसर होगा 1 का। ठीक है, नेक्स्ट सी, हमारे पास एन एंड गेट है। अब यहाँ पर 0 0 आया तो ये क्योंकि एंड गेट का ऑपोजिट है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 और 1 को नॉट गेट बना देगा 0, तो क्या होगा, विल दिस बी करेक्ट? नो, यहाँ पर हमारे पास एंड में 1 नहीं आ रहा, तो 1 को लेके, तो अगर 1 की बात की जाए तो ये डजंट वर्क, तो हम सी को टोटली कैंसिल कर देंगे। डी, अगर 0 0 हो और ये हमारे पास नॉट गेट है तो यहाँ पर आएगा 1 1 बन जाएगा 0 आउटपुट में, तो डी भी नहीं होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, 0 1 और आउटपुट है 1। देखते हैं, अगर 0 1 हो, सॉरी 0 1 हो तो हमें और गेट देगा 1 और इसका आउटपुट होगा 0, तो क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है ना, तो ए हमारे पास होगा, कौन सा है 34 का ए होगा, नोप, बचा कौन सा, सिर्फ बी, तो बी ही करेक्ट होगा। लेकिन हम देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। हमारे पास है 0 1, तो हमें एंड गेट देगा 0 और 0 निकलेगा हमारे पास यहाँ पर 1 के तौर पे, तो दैट इज करेक्ट, आंसर होगा बी। ओके, a transformer is needed to convert a supply of 240 volts alternative current into 4800 volts. अब ट्रांसफॉर्मर हमारा प्राइमरी वोल्टेज, ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है और ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स का पूछा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी पे। अब हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितने ज़्यादा टर्न होते हैं उतना ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है Vp/Vs = Np/Ns, ठीक है। तो प्राइमरी में वोल्टेज है हमारा 240 और सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज है 4800। अब जो इसका आंसर आएगा वही हमारे Np/Ns का आंसर होगा। ये हमें Np और Ns के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले इसका आंसर निकालते हैं। ये हमारा आ रहा है 0.05। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा आ रहा है 0.05। तो पहला हमारा ऑप्शन है 50/1000, देन 240/48,000। ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें प्राइमरी में सेकेंडरी से ज़्यादा वो है। हमें नज़र आ रहा है कि प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से कम है, तो दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर निकालेंगे तो इसका आ रहा है 0.05। The answer for 35 is A. The diagram shows parts of a long current carrying conductor at which point is the magnetic field the strongest. अब ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपको पता है हम इसमें राइट हैंड में हम फर्स्ट क्लोज करते हैं। जो हमारी थंब की डायरेक्शन होती है वो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है और जो हमारी फिंगर्स का कलर होता है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जितना करीब कंडक्टर से होता है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये देखें। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच में स्पेस इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कम हो रही है। तो आई थिंक सी आंसर हमारा यहाँ पर होगा 36 का, ठीक है। 37. A beam of particles move through a magnetic field. In which situation do the particles experience a magnetic force? अब particles अगर magnetic field में जा रहे हैं तो हमारे पास 2 conditions होती हैं, बल्कि 3। एक particle move होना चाहिए, 2 particle पे charge होना चाहिए, 3 particle perpendicular होना चाहिए magnetic field से और electric field से, ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली फिर परपेंडिकुलर होगी क्योंकि पार्टिकल्स की चार्ज पे डिपेंड करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। सो अ बीम ऑफ alpha particles moving parallel to the magnetic field, नहीं, ये भी पैरेलल है, नहीं। अ बीम ऑफ बीटा particles moving perpendicularly across the magnetic field, that's correct. न्यूट्रॉन्स में चार्ज नहीं होता, so that's incorrect again. 37 का आंसर होगा C. 38. Which statement is correct for the nucleus of any atom? Of any atom. The nucleus contains electrons? No. The nucleus contains the same number of protons and neutrons? No. वरना फिर तो isotopes exist ही नहीं करते। जब neutrons protons से अलग होते हैं तभी isotopes increase बनते हैं। The nucleus has a total charge of 0.
रॉन्ग. न्यूक्लियस का हमेशा चार्ज पॉजिटिव होता है उसके अंदर क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं. द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज द एटम. दैट्स करेक्ट. 39. Two beams of radiations P and Q enter an electric field. अब P हमारा पॉजिटिव पे जा रहा है. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो यहाँ पर जो आ रहा है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, जो यहाँ पर आ रहा है वो नेगेटिव होगा और जो यहाँ पर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा. तो P हमारा नेगेटिव है विच इज़ बीटा एंड Q इज़ पॉजिटिव विच इज़ अल्फा. आंसर होगा A. नेक्स्ट 40. Which equation represents the beta decay of lead? अब डीके में हमेशा बीटा प्रोड्यूस होता है. ये बीटा हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पर देखें बीटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ये हमारा एरो के बाद बीटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा. यहाँ पर भी नहीं हो रहा. इन दोनों में बीटा प्रोड्यूस. अब हमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है. पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे यहाँ पर -1 है ना, तो इस साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा. तो यहाँ +1 बन रहा है 83, यहाँ +1 बन रहा है 83. लेकिन इधर इस साइड पर हमारा 81 है, इधर इस साइड पे 83 है. तो आंसर सी का करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ मैथमेटिकली बैलेंस आउट हो रहा है. ऊपर भी हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है 209 और प्रोटॉन्स है हमारे पास यहाँ पर 82 और यहाँ पर भी 82 प्रोटॉन्स ही हैं क्योंकि इट्स 83 - 1. ठीक है, यहाँ पर 81 - 1 तो 80 प्रोटॉन्स बन रहा है. तो 82 से तो इक्वल नहीं है. तो आंसर 40 का होगा सी. Thank you so much for watching our video today. अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए, please mention down in the comments below and I will try my best to help you figure it out. And I will see you guys in the next video. Allah Hafiz.